नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, अभी जो आपकी आरआरबी जेई सिविल 2 का एग्जाम हुआ था 22 अप्रैल को, इस एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रति शिफ्ट 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप सिलेबस में भी देखेंगे तो यहाँ पर सिलेबस में मेंशन कर रखा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड। ज्यादा टफ सवाल नहीं है, एनसीईआरटी 10वीं तक के लेवल के सवाल पूछे गए हैं और प्रति शिफ्ट यहाँ पर 15 क्वेश्चन है। आपका एग्जाम 22 अप्रैल को जेई सिविल 2 में 2 शिफ्ट में हुआ है, तो टोटल 30 क्वेश्चन। इस वीडियो में केवल क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे, अपितु प्रत्येक सवाल का एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल में उनसे रिलेटेड जो सवाल बन सकते हैं सारा कुछ देखने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में रहने वाला है। एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में दी जाएगी। चलिए यहाँ पर शुरुआत करें। इससे पहले एक बेहतरीन डील देख लो। आप एक लक्की व्यूअर हो क्योंकि 30 अप्रैल से पहले आप वीडियो देख रहे हो ना। टेक्स्ट बुक पास प्रो पर लोवेस्ट प्राइस का ऑफर चल रहा है। जो आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ना सेल का, वो अभी टीटीजी के कूपन कोड के साथ लाइव है टेक्स्ट बुक ऐप में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार पास प्रो ले लिया ना, सारे एग्जाम्स के जितने भी रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका एनटीपीसी आने वाला ग्रुप डी हो, अभी एलपी का और नोटिफिकेशन आ चुका है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। ये ईयरली पास प्रो, बाकी पास प्रो मैक्स भी वैसे 1000 रुपए रहता है मैक्स का, अभी 527 में। इसमें नोट्स भी मिल जाता है चैप्टर वाइज, और इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर से मॉक टेस्ट मिलते हैं। अनलिमिटेड आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो। 30 अप्रैल से पहले ले लेना, मॉक टेस्ट दो, उनकी प्रैक्टिस जितनी हो सके करो, एनालिसिस करो कहां पर गलती हो रही, समय रहते सुधार करेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आगामी अभी ग्रुप डी है, एलपी की और भर्ती आई है, उनको टारगेट कर रहे हो ना, पूरा 100% एनसीईआरटी बेस्ट आपको कोर्स चाहिए तो ऐप इंस्टॉल कर लेना टॉप ट्रेंडिंग जी के। और 2024 में पूछे गए एएलपी जेई टेक्नीशियन के 1500 प्लस साइंस के क्वेश्चंस हैं। ई बुक अवेलेबल है वेबसाइट और ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको ये ई बुक मिल जाएगी। आपके समक्ष पहला सवाल, आरआरबी जेई सिविल 2 एग्जाम 22 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट का। किसी मिश्रातु को समांगी मिश्रण माना जाता है क्योंकि मिश्रातु यानी मिश्र धातु है ना, ये समांगी मिश्रण है। विकल्प इसमें सी करेक्ट होगा। ये संपूर्ण रूप से एक समान संगठन प्रदर्शित करते हैं। इसके घटक रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में संयोजित किसके घटक होते हैं? ये मिश्रातु के नहीं होते, यौगिक। यौगिक के जो घटक अवयव हैं उनका रेशियो, तत्वों का रेशियो है, वो फिक्स अनुपात में रहेंगे। तो ये तो यौगिक के बारे में। इसके घटकों को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। निस्यंदन द्वारा फिल्टर करके आप किन के घटकों को पृथक कर सकते हो? तो वो आप कर सकते हो असमांगी जो मिश्रण है ना, जो आपस में पूर्णतः घुले हुए नहीं है, उस केस में आप फिल्टर करके उन्हें पृथक कर सकते हो। बिल्कुल घुल चुके हैं, जैसे नमक और चीनी का घोल है, वो समांगी मिश्रण है, घुल चुका है। इसी प्रकार से मिश्रातु एलॉय भी एक समांगी मिश्रण को प्रदर्शित करता है, जिसमें पूर्णतः उनके घटक हैं वो एक समान अपने गुण प्रदर्शित करेंगे। पूरे मिश्रातु का संगठन है वो एक जैसा लगेगा, यानी भौतिक स्वरूप सभी हिस्सों में समान रहता है इसका। चाहे आपका इसमें स्टील हो गया, कांस्य हो गया, ये जितनी भी एलॉय है, इसमें घटक धातुएं समांगी रूप से वितरित रहती है, जिससे ये एक समान संरचना का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अदर ऑप्शन आप देख पा रहे हो, घटक है ये यौगिक की बात हो रही है जिनका रेशियो फिक्स हो। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स अनुपात में जो एक यौगिक है। फिल्टर आप विषमांगी मिश्रण के कर सकते हो, जैसे मिट्टी और पानी का मिश्रण है। और एक विकल्प है, इसमें दो या अधिक प्रावस्थाएं होती है। दो या अधिक प्रावस्थाएं विषमांगी में होती है, समांगी में एक ही प्रावस्था वो बन जाती है। अब विषमांगी और समांगी की बात हो रही है ना, तो एक इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आता ही है। सवाल ये आता है कि कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। यहां पर आपको देखने में लगता है कि ये समांगी है, लेकिन एक्चुअल में है विषमांगी। इसमें कण इतने छोटे होते हैं, जैसे 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक, आपको नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। ये अलग अलग मिश्रण है, लेकिन इसके कणों का फैलाव आप देखेंगे तो पूरे मिश्रण में समान रूप से फैले रहते हैं और समय के साथ बैठते नहीं है, सेटल नहीं होते, इसलिए आपको लगता है कि समांगी है। साथ ही टिंडल प्रभाव भी दिखाते हैं, अर्थात जब उन पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश की किरण उनके कणों से टकराकर आपको दिखाई देती है। दूध है, धुंध, झागदार क्रीम, मक्खन, ये सभी कोलाइड में विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। ध्यान देना, विलयन समांगी मिश्रण है। सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः कम क्यों होता है? बात हो रही है यहाँ पर सहसंयोजक यौगिक की। कोवेलेंट कंपाउंड में गलनांक और क्वथनांक कम क्यों होता है? इसमें धात्विक बंध होते हैं, इसमें प्रबल स्थिर विद्युत बल होते हैं, इसकी संरचना दृढ़ जालीकार होती है, इसमें दुर्बल अंतरा आणविक बल होते हैं। ये सहसंयोजक यौगिक में देखिए दुर्बल बल है ना,
तभी यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक कम की बात हो रही है। आप थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे, आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कम गलनांक और क्वथनांक क्यों है? कम समय में ये पिघल रहा है और बॉईल हो रहा है। तो क्यों कम है? कम तापमान पर ये पिघल रहा है। तापमान कम में मतलब है ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है बंध को तोड़ने में। तो बंध को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ रही, तो दुर्बल बल होगा। फिर दुर्बल यहाँ पर अंतर आणविक बल होते हैं, इनके बॉन्डिंग आपस में होती है, वो दुर्बल होती है। तो अंतरा आणविक की बात करें, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए दो चीज होती है, एक होती है दोस्तों इंटरमोलिक्यूलर जो अंतर आणविक है, एक अंतरा अणु बल है। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, ये बल अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, अलग अलग अणुओं के बीच में। और जो इंट्रामोलिकुलर है ना, एक इंटर है एक इंट्रा है, ठीक है। ये बल एक ही अणु के परमाणुओं के बीच लगता है। तो इसको ऐसे समझो, उदाहरण के लिए जल की बात करते हैं, तो जल में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु के बीच का बंधन है ना, वो तो आपका अंतरा अणुक होगा, यानी इंट्रामोलिकुलर, यानी एक ही अणु के परमाणु के बीच में। अणु आपका जल का एक ही है, लेकिन इसमें अलग अलग परमाणु, तो इन परमाणु के मध्य जो लगता है ना बल, वो है अंतरा अणुक। अंतरा अणुक यानी इंट्रामोलिकुलर। और एक पानी का अणु और एक और दूसरा पानी का अणु है, दो पानी के अणु यहाँ पर H2O और H2O, इनके मध्य जो बॉन्डिंग है, बल लगता है, वो है अंतर आणविक, या फिर आप कह सकते हो इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर दोनों के बीच में है, और इंट्रा यानी एक में ही यदि दो परमाणु है तो उनके मध्य है। तो यहां पर जो आपके सवाल में दे रखा है ना, वो दे रखा है ये अंतर आणविक दे रखा है, इंटरमोलिकुलर दे रखा है, यानी ये बल अलग अलग अणुओं के बीच लगता है। और सहसंयोजक यौगिक में दो अणु आपस में जो बॉन्डिंग बनाएंगे ना, उनके मध्य बल है, थोड़ा दुर्बल होता है। तो बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, कम तापमान पर भी टूट जाएगा, तो गलनांक और क्वथनांक यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे। वेंडरवाल्स बल रहता है इसमें कोवेलेंट कंपाउंड में। ऑप्शन में आपके प्रबल स्थिर विद्युत बल का भी विवरण दे रखा है। तो ये आयनिक यौगिकों में रहता है, जैसे NaCl है, तो ये प्रबल स्थिर विद्युत बल है, तो इनका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है। अगला सवाल अपन देखते हैं। 40 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड को 200 ग्राम जल में घोला जाता है। NaCl जो नमक है, इसको जल में घोल रहे हैं, तो एक समांगी मिश्रण, एक विलयन तैयार हो रहा है। यहाँ पर विलयन में NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। अब NaCl ये एक विलय है NaCl। इस विलय को आप विलायक के अंदर घोल रहे हो, और विलायक क्या है आपका? विलायक है यहाँ पर जल H2O। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन बनेगा, जो एक समांगी मिश्रण रहता है। तो आपको पूछा है NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत। NaCl यानी इस विलय का द्रव्यमान प्रतिशत है ना, तो विलय का आपको द्रव्यमान प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है ये, तो आप देखेंगे ये विलय है कितना। विलय किसमें? आप घोल रहे हो विलायक में, तो विलयन में विलय कितना, टोटल जो विलयन है उसमें विलय कितना। विलयन का मतलब है विलय और विलायक दोनों को ऐड करना है, तो ये विलयन हो गया। और आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो पहले आपके विलय की मात्रा आएगी। विलय यहाँ पर कितना आपको देख रहा है? विलय है यहाँ पर 40 ग्राम नमक है, इसके अंदर आप इसको जल के अंदर घोल रहे हो। जल 200 ग्राम है, तो आप 200 का भाग नहीं देंगे, 200 के साथ 40 ऐड करना आपको, क्योंकि विलयन का भाग देंगे। विलयन यानी नमक और जल मिलकर विलयन बनाएंगे, तो 240 का यहाँ पर आप भाग देने वाले हो, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका प्रतिशत आ जाएगा। इसको आप फर्दर हल करेंगे तो यहाँ पर 16.67% आने वाला है आपका विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ पर विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान है, विलायक का मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस गति समीकरण का उपयोग किया जा सकता है? गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की ज्ञात करनी है ना, तो आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है, जहां पर m आपका द्रव्यमान है, m क्या है? मास है, v आपका वेलोसिटी है, वेग है, ठीक है। तो आपको ये दो वैल्यू पता होनी चाहिए, द्रव्यमान और वेग, आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पर mv² है ना, हाफ m और फिर वेग का स्क्वायर आपको दिख रहा है। इसमें देखेंगे कहीं डायरेक्टली वेग का स्क्वायर नहीं है, तो आपको पूछ रहा कौन सी गति का समीकरण उपयोग किया जा सकता है। कर तो सकते हो, लेकिन वेग का स्क्वायर डायरेक्ट हो ना, तब प्रत्यक्ष रूप से आपका हो जाएगा। इसमें भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये तो आपके प्रारंभिक वेग दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, अंतिम v वेग का वर्णन ही नहीं है। इसमें देखेंगे v² माइनस u² है, तो इसका आप बेहतर रूप से इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए आप क्या करेंगे, ये जो v² माइनस u² बराबर 2as है ना, मेरे को हाफ mv² चाहिए ना, मैं दोनों साइड हाफ m से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाफ m से इस साइड भी करना पड़ेगा, तभी आपका बैलेंस रहेगा। हाफ m से कर दिया। अब यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है? 1/2
mv² माइनस 1/2 mu² बराबर 2 से 2 कट गया, MAS है। अब मान लेते हैं प्रारंभिक वेग है, आप गति दे रहे हो तो शुरुआत में 0 था इनिशियल वेलोसिटी, u आपका प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है। u जैसे ही 0 होगा ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 से किसी से गुणा करेंगे 0 है, तो यहां से आप देख सकते हो हाफ mv² जो गतिज ऊर्जा आ गई वो MAS के इक्वल आ गई। यही आपका काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। विकल्प डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है ना किया गया कार्य के इक्वल होती है। यहां से एग्जाम में काफी बार सवाल आता है, ये चीज मैं आपको बताता हूं। कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करें, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है ना वो किए गए कार्य के इक्वल है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अभी आपने ऊपर देखा था हाफ mv² इनिशियल वेलोसिटी और माइनस हाफ mu², ये किए गए कार्य के इक्वल रहेगा आपका, ठीक है। यहां से आपने अभी निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, इतना इजी सवाल पूछ लिया। पहला तत्व, कम से कम 20 तक तो आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, ओ, फ, उसके बाद नी, तो हाई, ली, बे, बो, का, ना, ओ, फ, नी, सो, मे, सी, फास। इस प्रकार आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, बाकी आप डेली इनको देखते जाएंगे तो हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो यहाँ पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवें का पूछा है ना, आठवां आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। और साथ ही साथ नाइट्रोजन भी मेंशन कर रखा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, कार्बन का आप देखेंगे परमाणु क्रमांक 6, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इस टाइप से आप इजिली देख सकते हो। बाकी यहाँ पर पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में 4 आपका ब्लॉक होता है SPDF, तो ये S ब्लॉक में 2 ग्रुप आ जाएंगे। पी ब्लॉक में आप देखेंगे 13, 14, 15, 16, 17, ये ग्रुप आपके आ जाएंगे। 6 ग्रुप है पी ब्लॉक में। उसके बाद यहाँ पर डी ब्लॉक की बात करें, ये डी ब्लॉक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये पूरा डी ब्लॉक है। संक्रमण धातु है और अंतर संक्रमण धातु है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये एफ ब्लॉक में आपका लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आ जाते हैं। लेंथेनॉइड की शुरुआत 57 से लेकर 71 तक है, एक्टिनॉइड की शुरुआत आपके 89 से लेकर 103 तक है। ये पूरी पीरियोडिक टेबल है। और ध्यान देना, ये जो आपको जिगजैग लाइन दिख रही है, जिगजैग लाइन, इस जिगजैग लाइन पर तो उपधातुएं हैं और इसके जितने भी लेफ्ट साइड है वो धातुएं हैं और राइट साइड है वो अधातुएं हैं, ठीक है। राइट साइड अधातु, उपधातु में आपका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टिचिन, ये सभी उपधातुएं हैं। और हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है, ये पहले ग्रुप में भी आ सकता है और 70वें ग्रुप हेलोजन में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके वाहितम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और आप देखते हो प्रथम ग्रुप में भी सभी के वाहितम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो सभी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। हेलोजन में अंतिम कोष में आपका 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पर के कोष होता है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, 1 ग्रहण करके स्थायित्व प्राप्त भी कर सकते हैं और 1 त्याग कर भी यहाँ पर पूर्ण तो वो कोष खाली हो जाएगा। तो स्थायित्व के लिए 2 स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है हाइड्रोजन की। और बाकी यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें ना, तो टोटल यहाँ पर आप आवर्त देखेंगे 1, 2, 3, 7 आवर्त है, 18 ग्रुप है। प्रत्येक आवर्त में कोषों की संख्या सेम होती है, यानी चौथे आवर्त में जो कोष है ना, जैसे L तक कोष है, KL, चौथे आवर्त में KL, M, N कोष होंगी, 4 कोष होंगी। दूसरे आवर्त में K और L कोष भरा जाएगा, तीसरे में KLM कोष और KLMN कोष। इस प्रकार कोषों की संख्या यहाँ पर आवर्तों से आप देख पा रहे हो। और एक ही ग्रुप में देखेंगे तो संयोजकता सेम होगी, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो सेम रहेगी यदि ग्रुप में आप आएंगे ऊपर से नीचे। इस प्रकार आवर्त में आप देखते हो पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे में 8 तत्व है, तीसरे में भी 8 तत्व है, चौथे में 18 तत्व, तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 तत्व रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं फिलहाल। 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान रही है, इसकी गतिज ऊर्जा कितना, ये सवाल पूछ रहे। थोड़ा सा ध्यान देना, 50 ग्राम दे रखा है ना, ये सारा काम ऐसा यूनिट में हो रहा है, मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है, जूल आपका ऐसा इकाई है, तो ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना होगा, सिंपली किलोग्राम ऐसा यूनिट है आपके द्रव्यमान की। तो इसकी गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी आप कहते हो हाफ mv² होती है, यहां से 1/2। अब मास कितना है, 50 ग्राम के स्थान पर आपको 50/1000 किलोग्राम करना पड़ेगा। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना ही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और v² यानी बिल्कुल ऐसा ही में है, 15 × 15 है। इसको जब आप हल करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे और इसको भी आप 5 से करेंगे, ये 3 आ जाएगा और ये आपका 20 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे, ये आपका 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब आपको करना ही पड़ेगा, 9 में 8 का भाग देना पड़ेगा। 9 नहीं, इधर आपका पास 5 भी है ना, तो ये आपका 5 का भी रहेगा तो 45 हो जाएगा। 45 में आपका 8 का भाग देना पड़ेगा।
तो कितनी बार जाएगा, आपके 5 बार जाएगा तो 40 आ जाएगा, फिर भी 5 रह जाएगा, दशमलव आएगा तो 50 हो जाएगा, और फिर आपका भाग जाएगा, 6 बार जाएगा तो 48 आ जाएगा, फिर आपके पीछे 2 से इस पर रिमाइंडर रहेगा, 0 लगेगा, 8 दूनी 16 है, फिर 4 रहेगा, फिर आपका 5 बार, तो 5.625, 5.625 क्या आएगा, जूल आएगा, क्या आएगा, जूल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल छोटी छोटी मिस्टेक करने लायक आपको यहाँ पर सवाल दे रखे हैं। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ग्राम दे दिया है, होना चाहिए किलोग्राम में से यूनिट है, इधर आप देखेंगे 2 सेंटीमीटर दे रखा है, उसकी लेंस की क्षमता आपको फाइंड आउट करनी है। लेंस की क्षमता होती है डायोप्टर में होती है, तो डायोप्टर में ये ऐसा यूनिट है डायोप्टर, और इधर ये ऐसा यूनिट नहीं दे रखी है, फोकस दूरी की ऐसा यूनिट आपके मीटर होती है। या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपके जो P है, लेंस की क्षमता है, वो 1/f होती है। कंडीशन ये है कि f आपका मीटर में हो, तो P बराबर 1/f। f मीटर में आपको कन्वर्ट करना, 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, -2/100 है, इतने ही मीटर होंगे, तो 2/100 आप करेंगे, ये माइनस में है, तो P बराबर आप कह सकते हो 100/2 माइनस में, यानी -50 डायोप्टर आपका हो जाएगा। -50 डायोप्टर, ध्यान देना, यूपी का क्या मतलब हुआ, उत्तल दर्पण हो या फिर लेंस हो, फोकस दूरी दोनों की हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो यहाँ पर फोकस दूरी पर ही डिपेंड है लेंस की क्षमता। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको माइनस में दे रखी है, आपको पता है यूपी उत्तल लेंस होता है ना, तब फोकस दूरी प्लस में होती है, अवतल की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगी, इन्होंने माइनस में ही दी है। उत्तल लेंस की क्षमता भी प्लस में होती है, पॉजिटिव यूपी है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी पॉजिटिव है, तो क्षमता पॉजिटिव होनी है। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव है और क्षमता भी नेगेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। लेंस सूत्र, देखिए ऊपर आपने देखा है लेंस का जो शक्ति है, पावर है, उसका फॉर्मूला P बराबर 1/f। लेंस सूत्र का क्या फॉर्मूला है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f आपके उस लेंस की फोकस दूरी है, v यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है। जो लेंस रहता है, लेंस का यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से वो V आपका प्रतिबिंब बन रहा है ना, इमेज, वो कितना दूर बन रहा है। U है आपके बिंब की दूरी, इस प्रकाशिक केंद्र से बिंब कितना दूर है, तो ये वस्तु की दूरी, जैसे आप कहते हो U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी है, और यहां से आप कोई 2 वैल्यू दे रखी है, फोकस दूरी या बिंब की दूरी दे रखी है, तो प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी आपको काम में लेनी पड़ेगी, यानी लेफ्ट साइड की जितनी भी दूरियां हैं वो आपको नेगेटिव में लेनी है। दूरी यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से आप देखेंगे, राइट साइड में जितनी भी दूरियां हैं वो आपको पॉजिटिव लेनी है। इसमें ये ध्यान रखना है, उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, इनकी फोकस दूरी पॉजिटिव लेनी है। यहां पर ये उत्तल चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, फोकस दूरी उत्तल की आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, अवतल की नेगेटिव लेते हैं। बाकी आपके वस्तु यदि लेफ्ट साइड रख, अमूमन जो आप वस्तु रखते हो लेफ्ट साइड रखते हो, तो उसकी यहाँ पर वस्तु की दूरी जो u रहती है वो आप नेगेटिव में लेते हो, और उत्तल लेंस है तो ज्यादातर तो प्रतिबिंब बनता है वो राइट साइड में पॉजिटिव ही बनता है। अब देखिए लेंस का आवर्धन, जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो बिंब से कितना बड़ा या छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब की साइज कितनी है बिंब के सापेक्ष है, वो आवर्धन से आप पता करते हो। आवर्धन जो आप जूम करते हो ना, पता चलता है कितना बड़ा छोटा हो रहा है, तो m आवर्धन होता है। लेंस के केस में आवर्धन सीधा ही v/u आप करेंगे, और आपको प्रतिबिंब की साइज दे रखी है, प्रतिबिंब की हाइट और बिंब की हाइट दे रखी है ना, तो ये भी प्रतिबिंब की हाइट और बिंब की हाइट के अनुपात के इक्वल होता है v/u। इसका उल्टा दर्पण सूत्र है। लेंस सूत्र में आप देखते हो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर, और यही दर्पण सूत्र होता है ना, ये पॉजिटिव कर दीजिए, दर्पण सूत्र बन गया। लेंस सूत्र में आप लेंस का आवर्धन देखते हो v/u बिना प्लस माइनस का है, सीधा ही आप कहेंगे प्लस v/u है, लेकिन दर्पण में आवर्धन होगा माइनस v/u, m बराबर -v/u होगा, ये थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, जब शुद्ध जल में नींबू के रस की कुछ बूंदें डाली जाती है तो इसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके पीएच पर, जल के पीएच पर। अब जल एकदम शुद्ध है, न्यूट्रल है, उदासीन है। अब उदासीन कोई चीज है, उसमें आप नींबू की बूंद है ना, उसमें आपका सिट्रिक अम्ल है। उदासीन में अम्ल मिलाएंगे तो बनेगा तो अम्ल ही, हो सकता है कि प्रबल अम्ल हो, एकदम सांद्र अम्ल हो, तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, तनु अम्ल बन जाएगा, क्या है, तनु अम्ल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर उदासीन और अम्ल की बात करेंगे, अम्लीय मध्यम होगा, उदासीन की पीएच 7 होती है, अम्ल बनेगा तो पीएच 7 से कम होगी। आप पीएच देखते हो 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल रहती है, 7 उदासीन है, 7 से कम अम्लीय है, और 7 से ज्यादा आपका क्षारीय है। तो पीएच उदासीन के केस में कम होने वाली जब आप नींबू की बूंदे डालेंगे। एक सवाल यहां पर बनता है, काफी बार एग्जाम में आता भी है, आपको इसका उल्टा पूछ लें, जैसे आपको कह दें ये अम्ल है, इस अम्ल में आप जल डाल रहे हो, इधर आपने क्या किया, जल में
नींबू का रस डाला जहां पर जल ज्यादा था, नींबू का रस कम है, तो इसको थोड़ा बहुत अम्लीय बना देगा, पीएच कम कर देगा। यदि अम्ल के अंदर जल डाल दे तो क्या होगा? आप कहेंगे अम्ल है ना, उसमें पानी डालेंगे तो पानी क्या करता है, किसी चीज को तनु कर देता है, एक सांद्र होता है, एक तनु होता है, अम्लता का प्रभाव कम करता है। तो पहले अम्ल प्रबल था और पानी डाला तो वो तनु हो गया, तो पीएच उसकी ज्यादा हुई या कम हुई? आप कहेंगे पीएच उसकी ज्यादा हुई है। पीएच ज्यादा यदि कम होती है ना, पीएच पीएच जितनी कम होती उतना ही अम्लीय होता, वो अम्लीय ज्यादा थोड़ा ही हो रहा, वो तो जल डालेंगे तनु हो रहा, कम अम्लीय हो रहा है। तो अम्ल के अंदर आप जल डालेंगे तो पीएच ज्यादा होगी। इधर तो ये जल खुद उदासीन था, उसमें अम्ल आपने डाला था, तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान देनी है। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल डाला तो ये अम्लीय पदार्थ है, पीएच 7 से नीचे चली जाएगी। अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होगा? अम्लता और क्षारकता पर प्रभाव आपको ऑलरेडी, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। आयन की सांद्रता चाहे H+ आयन की हो, OH- की हो, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाएगी। जैसे ही अम्ल और जल आपस में डालेंगे, अम्ल में आप जल डालेंगे तो H+ आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन एक फिक्स, जैसे इस इकाई आयतन में आपने पानी डाल दिया तो अम्ल की सांद्रता तो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इस आयतन में कमी हो जाएगी इन सांद्रता की, आयन की। H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन या फिर OH- हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में कमी होगी, इसे ही आप तनुकरण कहते हो। अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं, अर्थात जब अम्ल को अधिक जल में घोलते हैं तो हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में घटती है, जिससे अम्लता कम हो जाती है। ये चीज ध्यान देना है। अम्लता की शक्ति, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होने से अम्ल की शक्ति घटती है, तनुकृत हो जाता है। तनुकृत करने पर पीएच पर प्रभाव, तनुकृत करने पर पीएच बढ़ता है क्योंकि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होती है, तो पीएच का मान अम्लीय सीमा में ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ जाता, तनुकृत कर दिया है तो ये 7 के करीब आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या करने पर तापन एलिमेंट द्वारा उत्पादित ऊष्मा बढ़ जाएगी? क्या करने पर, फिजिक्स का सवाल है, तापन एलिमेंट द्वारा उत्पादित ऊष्मा बढ़ जाएगी। कोई तापन एलिमेंट है किसी धातु का, यदि कोई वायर है, क्या करेंगे तो उसके उसके द्वारा जो उत्पादित ऊष्मा है, हीट है, वो बढ़ जाएगी। आप कहेंगे हीट, आप जैसे ही देखते हो तो यहाँ पर जूल का तापन नियम आपको याद आता है। जूल का तापन नियम क्या कहता है? हीट बराबर वीट कहता है, हीट बराबर वीट कहता है। आप कहेंगे वीट क्या होता है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो। वी बराबर क्या होता है? आई आर होता है कि नहीं होता है? ओम का नियम, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर रखेंगे तो ये आई आर है, और ऑलरेडी आई टी तो आपका वीट, आई टी तो ये है ही है, आई आर और रख दिया तो आप H बराबर आई स्क्वायर आर टी के नाम सूत्र से जानते हो, जूल का तापीय नियम है। तो ये सूत्र है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। मतलब क्या हुआ? हीट कब बढ़ेगी? कोई भी धारावाही चालक है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसके अंतर्गत जो उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा कब बढ़ेगी? जब विद्युत धारा ज्यादा हो जाएगी, जब प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, उस केस में समानुपाती है। H उत्पन्न ऊष्मा है, I आपका धारा है, आर आपका प्रतिरोध है, टी आपका समय है। तो यहां पर आप विकल्प देखेंगे, तार के माध्यम से प्रवाहित धारा को बढ़ाना, बिल्कुल हीट बढ़ जाएगी। जैसे ही आप, ये हीट समानुपाती आई स्क्वायर के, जैसे ही धारा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ने ही वाली है। अनुप्रयुक्त वोल्टता को कम करने से, वोल्टता देखिए आपको बता, V बराबर आई आर होता है, जहां पर आर आपका स्थिरांक, यानी V और I समानुपाती है। धारा बढ़ेगी तो वोल्टता बढ़ेगी, कम थोड़ी ही होगी यहाँ पर, और धारा बढ़ने पर ही तो आपका यहाँ पर ऊष्मा बढ़ रही है, तो ये तो गलत कह रहा है। उच्च उच्च चालकता वाली सामग्री का उपयोग करना, चालकता ज्यादा है ना, आसानी से करंट फ्लो होगा, वो ऊष्मा में कन्वर्ट नहीं होगा। चालकता बहुत अच्छी है, जैसे सबसे अच्छा चालक है चांदी, ठीक है। यदि चांदी की वायर आप काम में लेंगे तो फालतू की जो ऊष्मा है ना, ऊष्मा के रूप में वो विद्युत एनर्जी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि उसकी चालकता बहुत ज्यादा है। तो उच्च चालकता वाली चीज ले ली तो वहां पर तापन एलिमेंट द्वारा ऊष्मा थोड़ी ही बढ़ेगी, ऊष्मा तो कम होगी। कम प्रतिरोध वाले तार का उपयोग, प्रतिरोध ही कम है तो करंट चलती जाएगी, कोई उनके बाधा आएगी नहीं। गर्मी कब उत्पन्न होती है? जब आप अपने हाथों में ही घर्षण करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, तभी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। यदि यहाँ पर प्रतिरोध ही नहीं है, कोई बाधा है ही नहीं, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे, ऊष्मा कैसे, ताप, गर्मी कैसे पैदा करेंगे? जब बाधा उत्पन्न होती है, जब घर्षण होता है, तभी गर्मी पैदा होती है। तो पहला ही विकल्प करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, और ये आपको बता दिया। नेक्स्ट है, एक धातु के तार को तानित किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, मतलब खींचा जाता है, लेकिन ये आसानी से नहीं टूटता है। जैसे ही उनको स्ट्रेच कर रहे हो तो ये लंबा हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। इस गुण को किस रूप में जानते हैं? इसे आप कहते हो तन्यता। तन्यता यानी टूटता नहीं है। जैसे आपके सबसे अधिक तन्यता गोल्ड है, एयू। एयू की तन्यता का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हो, 1 ग्राम आपको गोल्ड देना, केवल 1 ग्राम लेना है, इससे 2 किलोमीटर लंबा आप वायर है वो स्ट्रेच कर सकते हो। 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है 1 ग्राम गोल्ड से। किलोग्राम नहीं है, ग्राम से। कितना तन्य है आप अनुमान लगा सकते हो।
आघात वर्धनीयता, जैसे आप गोल्ड है, सोने से आभूषण बनाते हो, कैसे बनाते हो, इसको पीटेंगे, ठीक है, तो पीटने पर वहां पर वो एक चादर के रूप में ढल जाता है, अलग अलग शेप उसको दे सकते हो पीट कर, आघात वर्धनीयता उसे कहते हैं। भंगुरता है, ब्रिटाइल भंगुरता यानी थोड़ा बहुत ही आपने चोट या दाब दिया ना, वो टूट जाएगा, भंगुरता वो कहलाएगी। और कठोरता तो है, मजबूती दर्शाती ही है। तो यहाँ पर आप देखा आघात वर्धनीयता जिसे मेलेबिलिटी कहते हैं, किसी पदार्थ विशेष रूप में धातुओं का गुण है जिसके कारण उन्हें हथौड़े से पीट कर बेल कर बिना टूटे चटके पतली चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, एक बिंब को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की दूरी, अब देखिए लेंस है, ध्यान देना, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। आपको पता है यूपी उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव है, एफ बराबर आपको 25 सेंटीमीटर है, वो पॉजिटिव में लेना है, ठीक है, प्लस में लेना है। और वस्तु कहाँ रखी है, जैसे ये उत्तल लेंस है, इसका यहां पर ये मान लेते हैं F1 है, उसके बाद 2F1 है, तो ये जो फोकस दूरी 25 है लेकिन वस्तु की दूरी है 15 सेंटीमीटर, यानी F1 और इस प्रकाशी केंद्र O के बीच में आप वस्तु जब भी रखेंगे ना, उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा और आभासी बनेगा, यही इस डायरेक्शन में आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, माइनस में ही उत्तर आने वाला है। और बिंब आपने कहां रखा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो U बराबर -15 सेंटीमीटर, इस साइड लेफ्ट साइड रखा है, -15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी आप कहेंगे लेंस सूत्र अप्लाई कर दो, लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहां पर आप देखेंगे 1 आपको v फाइंड आउट करनी है ना, प्रतिबिंब की दूरी, तो इधर आप कह सकते हो 1/v बराबर v, 1/v एक साइड रखना, तो 1/u इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। तो यहां से आप वैल्यू पुट करेंगे, 1/f यानी 1/25 और 1/u ये प्लस का है बीच में, लेकिन ये माइनस का सिंबल है ना u का, तो ये कह सकते हो -1/15। इनका आप एलसीएम लेंगे तो आई थिंक 75 ये आएगा, ठीक है, 25 75, ठीक है, तो ये 75 आ जाएगा, 25 में 3 बार गया और ये 4 बार गया, तो 1/v बराबर कितना आ गया, 1/v बराबर -1/75 आ गया, -1/75 आ गया। सॉरी यहां पर आपका तो 4 बार थोड़ा ही जाएगा, 5 बार जाएगा ना भाग, 15 का भाग 75 में 5 बार जाएगा, तो 3 - 5 है, -2 हो गया, ठीक है, -2/75। अब ये 1/v की वैल्यू है -2/75, आपको v चाहिए तो उल्टा करना पड़ेगा, 75/2 करेंगे, ये माइनस में 75 में 2 का भाग देंगे तो ये 37.5 आते हैं, -37.5। माइनस सिंबल का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब भी बन रहा है ना वो लेफ्ट साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड प्रतिबिंब जब भी ये उत्तल लेंस में बनेगा वो आभासी होगा। तो उत्तल लेंस की मैं स्थिति भी बता देता हूं आपको, उत्तल लेंस में ये स्थिति रहती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है। पहला केस है जब अनंत पर हो आपके वस्तु, ये उत्तल लेंस आप देख पा रहे हो, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस F2 पर, दूसरी साइड बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्योंकि उत्तल लेंस कुछ इस टाइप से रहता है। तो यहां पर प्रतिबिंब बिल्कुल सॉरी बिंब आपका अनंत पर है तो प्रतिबिंब यहां पर ये दूसरे F2 पर, ये F2 पर बनेगा। यहां कैसे मैं बोल रहा हूं, मुड़ेगी आपकी किरण इस लेंस से मुड़ेगी तो F2 पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वस्तु अब आप C1 या 2F1 से परे, जैसे ये आपका F1 ये 2F1 पहले तो अनंत पर थी, लास्ट में थी, अब थोड़ा आगे आए आप 2F1 से परे आए ना, पहले प्रतिबिंब F2 पर बन रहा था, अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, ये F2 और 2F2 के बीच में बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। पहले बहुत छोटा बन रहा था, अब भी छोटा ही बनेगा, वस्तु से तो छोटा ही बनेगा लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा। वस्तु और नजदीक आप लेकर आ गए, आप वस्तु लेकर आ गए 2F1 पर, 2F1 पर लेके आएंगे, इधर भी ये प्रतिबिंब भी 2F2 पर चला जाएगा, तो प्रतिबिंब 2F2 पर सेम साइज का बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। वस्तु आप F1 तथा 2F1 के बीच में लेकर आ गए, तो यहाँ पर F1 और 2F1 के बीच में आए ना, तो प्रतिबिंब बनेगा और आप पीछे चला जाएगा, 2F2 से परे बन जाएगा, ठीक है, 2F2 से परे बनेगा, बड़ा बनेगा यहाँ पर। अब देखिए 2F2 तक तो बराबर साइज का था, अब बड़ा बनना स्टार्ट हुआ है, फोकस पर रखा तो अनंत पर बनेगा, असमित रूप से बड़ा। अब फोकस से भी आगे आ गए आप, F1 और O के प्रकाशी केंद्र के बीच में आ गए, उस केस में प्रतिबिंब है इस साइड ही बनेगा और बड़ा बनेगा,
आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति आप देख पा रहे हो, टोटल 6 स्थिति है, जिसमें यदि F1 और O के बीच में आप बिंब रखेंगे तो प्रतिबिंब देख पा रहे हो। देखिए आपका क्या कहता है, नियम क्या कहता है अपवर्तन का, कि जैसे समानांतर आने वाली किरण फोकस से गुजरेगी, ये फोकस से गुजरी, प्रकाश के अंदर O से आने वाली किरण सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए, ये ध्यान देना है। तो ये समानांतर आने वाली F2 से निकली और O से निकलने वाले सीधे पीछे मिलाएंगे तो आपको आभास होगा, पर्दे पर इन्हें नहीं प्राप्त कर सकते। अवतल लेंस में दो ही टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों ही आभासी सीधे बनते हैं और अत्यधिक छोटे बनते हैं, ध्यान देना। अवतल लेंस की जब बात करेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर बिल्कुल सूक्ष्म बनेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हो F1 और O के बीच में, एक तो F1 के पर ही बना जब अनंत पर थी, और बाकी अनंत और F1 के बीच में कहीं पर भी आपने रखी थी, अनंत और O के बीच में कहीं पर भी वस्तु रखो, अनंत और इस प्रकाशीय केंद्र के बीच में प्रतिबिंब हमेशा F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में अत्यधिक छोटा बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण और यौगिकों में सही अंतर करता है। मिश्रण और यौगिक में सही अंतर, इनमें आप देखेंगे भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण को भौतिक विधि से आप पृथक कर सकते हो, यौगिक को रासायनिक विधियों की आवश्यकता होती है। संगठन निश्चित अनुपात में होता है, परिवर्ती अनुपात में होता है। तो इनमें आप देखेंगे गुण सदैव संगठन के समान होते हैं, संगठकों से भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है, रासायनिक अभिक्रिया और सरल मिश्रण द्वारा होता है। तो यहां पर मैं आपको वैसे उत्तर की बात करूं, इसमें दो विकल्प मेरे को सही दिख रहे हैं, एक तो पृथक्करण वाला, एक गुण वाला दिख रहा है। यौगिक है ना, ये कहीं ना कहीं रासायनिक विधियों द्वारा पृथक होता है, तो इसमें एक नया रसायन बनाएगा तो संगठकों से भिन्न उसके गुण होंगे। यौगिक में, यौगिक जिससे मिलकर बना है ना, उनके गुणधर्म जो अवयव है ना उनके, उनसे भिन्न होंगे, जो सही कह रहा है। और मिश्रण सदैव संगठकों के समान ही रहेगा, एक समांगी चीज बन जाएगी यदि वो समांगी मिश्रण होता है तो यहां पर ये भी विकल्प कहीं ना कहीं सही दिख रहा है, लेकिन रेलवे ने इसको माना है, सेपरेशन वाले को करेक्ट माना है। विकल्प ए पृथक्करण सही है। और इसको मैं सही पूरा बताऊं, मिश्रण और यौगिक में अंतर आपको बताऊं। सबसे पहले परिभाषा की बात करें, मिश्रण की दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक रूप से मिलना है। भौतिक रूप से दो पदार्थों का आप मिला रहे हो, दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन आप कर रहे हो, रासायनिक रूप से मिला रहे हो। संगठन कैसा है, घटक अपने मूल गुणों को बनाए रखते हैं। जो घटक है ना, जो आपस में मिले हुए दो चीजें, दो अवयव जो मिले है ना, तो मिलने के बाद भी उनके गुणधर्म वहां पर मौजूद रहेंगे उस मिश्रण में। घटक तत्व तो अपने मूल गुण खो देते और नया पदार्थ बनता है। तो यौगिक में नया पदार्थ बनता है और सवाल में मेंशन था संगठकों से भिन्न होता, बिल्कुल नया पदार्थ बनता है, भिन्न होता। तो ये सही दिख रहा ऑप्शन, लेकिन रेलवे ने नहीं माना है। कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। देखिए मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, लेकिन यौगिक में तत्व आपस में एक फिक्स अनुपात में जुड़ते हैं। मिश्रण के गुण उनके संगठकों पर निर्भर करते हैं। जो घटक से जिनसे मिश्रण बना है ना, उसी के अकॉर्डिंग गुण होंगे, लेकिन यौगिक के गुण उनके घटकों से अलग भी हो सकते हैं। विभाजन आप अलग कैसे करेंगे, आप फिल्टर करेंगे, छान कर कल कर सकते हो अलग, वाष्पीकरण से मिश्रण को अलग कर सकते हो, लेकिन जब यौगिक की बात करेगी रासायनिक विधियों से आप पृथक कर पाएंगे। मिश्रण में नमक और पानी का है, यदि मिट्टी का भी मिश्रण हो गया तो विषमांगी हो जाएगा, लेकिन यौगिक में जल, ये यौगिक एक निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन भी एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। सोडियम क्लोराइड भी निश्चित अनुपात है जो एक यौगिक को शो करते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 आपको पता है, सल्फर परमाणु द्रव्यमान 32, और सल्फर S8 अणुओं के रूप में सल्फर की परमाणुकता आप देखेंगे, एटोमिसिटी देखेंगे, कितने यहाँ पर परमाणु मिलकर एक सल्फर का अणु है, तो S8 तक यहाँ पर परमाणु आ जाते हैं सल्फर में। सल्फर का आणविक द्रव्यमान कितना है, अब एक का आपका पता है, सल्फर का एक परमाणु 32 है, और यहाँ पर दे रखा 8 परमाणु, तो 32 गुणा 8, इतना सिंपल। और यू सभी में दे रखा है, यू रहेगा आपका 32 गुणा 8, 256 यू हो जाएगा। अब परमाणुकता की बात करें, जैसे सल्फर S8 तक जा रहा है, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही परमाणुकता है। जैसे हाइड्रोजन की परमाणुकता होती है 2, ऑक्सीजन की 2 होती है, ओजोन की 3 होती है, सल्फर की 8, फास्फोरस की 4, हीलियम की 1 होती है, जितने भी नोबल गैसेज हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, निम्न आवर्ती वाली ध्वनि तरंग में होगी। जैसे आवर्ती निम्न है यानी कम आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी कम है। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो, आवर्ती होती क्या, एक सेकंड में कितने कंपन, एक सेकंड में कंपन यदि कम हुए तो आवाज आएगी, जो पुरुष आती है ना, भर्राने वाली आवाज है, बिल्कुल भारी सी आवाज आएगी। कंपन कम हुए, आवृत्ति कम हुई तो भारी आवाज आएगी। भारी आवाज में तारत्व है ना, वो क्या होता है, कम होता है, निम्न तारत्व होता है उसमें।
तार तो है, पिच कम होती है। जैसे महिलाओं की आप आवाज देखते हो ना, उनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, यानी 1 सेकंड में महिलाओं का कंठ इस टाइप से होता है, बहुत ही तीखी आवाज आती है, यानी कंपन बहुत ज्यादा होते हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कंपन होने का मतलब है जितने ज्यादा कंपन उसकी आवृत्ति उतनी ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा मतलब उसकी पिच ज्यादा है, तारत्व ज्यादा है, बहुत ही पतली और तीखी वॉइस आपको देखने को मिलेगी। जो मच्छर की आप देखते हो ना साउंड, मच्छर कैसे बिल्कुल ची, कितनी तीखी आवाज होती है मच्छर की, क्योंकि उनका आवृत्ति ज्यादा, 1 सेकंड में बहुत ज्यादा वो कंपन करते हैं, यानी उनका तारत्व ज्यादा हो गया, पिच ज्यादा हो गई। तो महिलाओं की आवृत्ति और तारत्व ज्यादा होता है, पुरुषों का कम होता है, ध्यान देना। ये आयाम क्या होता है, आप कितना लाउडली बोल रहे हो, एम्पलीट्यूड कितना लाउड है आप, आपकी आवाज। जैसे कि कोई सॉन्ग हो गया, ठीक है, कोई सॉन्ग है, उसमें राग वही है, लेकिन आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो आपको थोड़ा ज्यादा यहाँ पर लाउड सुनाई देगा, तो वो आयाम आप बढ़ा रहे हो, वो आयाम होगा जो आप लाउडनेस से उसको कंपेयर कर सकते हो। आवृत्ति आपको बता दी, आयाम है उच्च आयाम यानी तेज आवाज, एक बड़े शोर वाले कमरे में एक धीमी सॉन्ग की गति है, ये मध्यम आवाज निम्न आयाम हो जाएगा। आवृत्ति आपको बता दी 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं। आवर्तकाल का मतलब ये हुआ एक कंपन में कितना समय लग रहा है, एक दोलन कर रहे हो, एक दोलन यानी यहां से आपका कोई पेंडुलम है, तो पेंडुलम, ये आपका पेंडुलम यहां से स्टार्ट किया, यहां जाकर वापस आया ना, तो ये एक दोलन कंप्लीट होगा। तो एक दोलन कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, वो तो आपका आवर्तकाल हो जाएगा। आवृत्ति का मतलब जैसे 1 सेकंड में बोलूं ना, तो कितनी बार ये जाकर वापस आ जाएगा, वो आवृत्ति है। 1 सेकंड में कितनी बार कंपन कर लेगा, आवृत्ति को आप हर्ट्ज में मेजर करते हो। और आवर्तकाल और आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सीधी सड़क पर 123 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से गतिमान कार का उदाहरण है। देखिए सीधी सड़क पर चल रही, बिल्कुल सीधी सड़क पर एक कार चल रही है जिसकी स्पीड फिक्स कर रखी, क्रूज कंट्रोल हो रखा है। यहाँ पर 123 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार फिक्स से कार गतिमान है ना, उसे एक समान गति कहेंगे। और असमान गति, यादृच्छिक गति, घूर्णी गति क्या होती है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर असमान गति की बात करें तो जब किसी वस्तु की गति समय के साथ बदलती रहती है तो असमान गति है। यदि एक कार की गति कभी तेज होती है कभी धीमी होती है, ये असमान गति है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन, जो आप देखते हो मच्छर, तितली एक दिशा में नहीं इधर उधर गति करते रहेंगे। जब किसी वस्तु की दिशा और गति अनियमित रूप से बदलती है, स्पीड भी यहाँ पर कम ज्यादा होती है, चलने की दर और दिशा भी चेंज होती है, वो आपकी यादृच्छिक गति हो जाएगी। घूर्णी गति, पंखे के पत्ते या पहिए जो अपनी धुरी के चारों ओर घूमते हैं, वो घूर्णी गति है। एक समान आपने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पर 22 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के सवाल कंटिन्यू हो रहे। 15 सवाल थे आपके एक शिफ्ट में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन है। यहाँ पर सवाल ये है कि कोलाइड और वास्तविक विलयन के बीच निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अंतर है। आपको बता दूं, कोलाइड है ना, ये एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी यानी यहाँ पर पूर्णतः विलय और विलायक एक दूसरे के अंदर घुले हुए नहीं रहते, वो पृथक रहेंगे, दो अवस्था रहेगी विलय और विलायक की। वास्तविक विलयन की बात करेंगे ना, घुल जाएंगे, एक ही अवस्था बन जाएगी, विलय और विलायक इतने घुल जाएंगे आप उन्हें पृथक देख ही नहीं पाएंगे। ये एक समांगी मिश्रण है वास्तविक विलयन, ध्यान देना। वास्तविक विलयन में दृश्यमान विलय कण होते हैं। क्या दृश्यमान आप देख सकते हो विलय के कणों को? नहीं देखेंगे ना, पूर्ण तो घुल चुके विलायक में, विलयन बन गया है। कोलाइड में आप देख सकते हो, कोलाइड में दोनों ही अवस्थाएं आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी, अदृश्य नहीं है, दृश्य होगी। देखिए आप नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, कोलाइड लगने में देखने में क्या लगता है कि समांगी है, लेकिन एक्चुअली जब आप देखेंगे ना उन्हें सूक्ष्मदर्शी वगैरह से, आपको ये स्पष्ट रूप से देखेगा ये विषमांगी मिश्रण है। इसमें छोटे छोटे कणों का आकार देखेंगे ना विलयन में, विलयन के कण 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, और कोलाइड की कण है जिसमें विलय के कण 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। तो यहाँ पर साइज बहुत छोटी होती है विलयन में, तो वो आपस में मिल जाते हैं, लेकिन कोलाइड में नहीं होती। वास्तविक विलयन ब्राउनियन गति करते हैं। ब्राउनियन गति का मतलब अनियमित गति होते हैं, इधर उधर कण हिलते डुलते रहते हैं, अनियमित गति कणों की, वो विलयन में नहीं होगी, क्योंकि विलयन के कण बिल्कुल मिल चुके हैं, वो घुल चुके हैं। लेकिन जब आप कोलाइड में देखेंगे ना, तो विलायक के कण आपस में टकरा सकते हैं, कण टकराएंगे तो अनियमित गति करेंगे, तो ब्राउनियन गति होती है दोस्तों कोलाइड में। तो ये गलत दे रखा है। फिर तीसरा स्टेटमेंट, वास्तविक विलयन में एकल प्रावस्था तंत्र होता है, बिल्कुल एक ही अवस्था बन जाती है, एक स्टेज बन जाती है विलय और विलायक की। लेकिन कोलाइड में अलग अलग आपको 2 अवस्था देखने को मिलेगी, प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षिप्त माध्यम, जिसके अंदर घुली हुई है और जो घुला हुआ है। वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव निरूपित करते हैं, विलयन नहीं करते, कोलाइड करते हैं टिंडल प्रभाव। देखिए कोलाइड के जो कण होते हैं, जैसे मैंने कहा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक की उनकी साइज होती है,
तो ये कण जब इस पर प्रकाश की किरणें टकराती है ना, कोलाइड में, कोई भी कोलाइड में प्रकाश की किरण टकराएगी तो उन कणों पर आएगी और कणों से वो प्रकिरणित होगी। प्रकिरणित होने पर प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई देगा। इसे ही आप कहते हो टिंडल प्रभाव, जो कि कोलाइड के कणों में होता है, विलेन में नहीं होता। कण इतने छोटे की प्रकाश किरण टकराएगी ही नहीं, तो कैसे आपको मार्ग दिखेगा? कोई चीज प्रकाश टकरा कर वापस अपनी आंखों में आता है ना, तब वो चीज आपको स्पष्ट रूप से दिखती है। तो कण आपको क्यों दिखे? यदि प्रकाश सीधा ही चला जाता, टकराता नहीं, तो आपको कैसे दिखता? जैसे कोई वस्तु आप देख पा रहे हो, कोई दीवार में लगा चित्र आप देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि वहां पर पहले प्रकाश उस चित्र पर टकराया, फिर टकराकर वापस आपके परावर्तन होकर आपकी आंखों तक आया, तब आपने देख पाए वो चित्र। लेकिन कोलाइड के जो कण होते हैं ना, उसमें भी छोटे छोटे कण होते हैं, प्रकाश उससे टकराता है और अपनी आंखों में आता है, तो वहां पर कोलाइड के कण दिखाई देते हैं, अपन को वो मार्ग दिखाई देता है कोलाइड के कणों का। लेकिन विलेन में कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश टकराता ही नहीं, सीधा चला जाता है। टकराएगा नहीं तो वापस अपनी आंखों में नहीं आएगा, तो आप कैसे देखेंगे उस मार्ग को? नहीं देख पाएंगे ना। तो यही चीज रहती है। बाकी आपको मैंने बताया है, ये सेम है। विलयन है वो समांगी मिश्रण है, क्योंकि छोटे कण होते हैं, पूर्णतः घुले हुए हैं, जैसे कि नमक में पानी है या फिर चक्कर का घोल है। कोलाइड में थोड़े कण मोटे होते हैं, तो आपको वहां पर जैसे दूध, क्रीम, धुंध, ये सभी कोलाइड है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम और सल्फेट आयनों द्वारा निर्मित यौगिक के रासायनिक सूत्र को सही प्रकार से निरूपित करता है? आपको बता देता हूं ये यौगिक कैसे बनते हैं सूत्रों से। अब देखिए, इनमें आपको थोड़ा आवेश, चार्ज का पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम पर होता +3, ठीक है। सल्फेट पर SO4 2- होता है। अब +3 चार्ज है, 2- चार्ज है। जब यौगिक बनेगा ना, वो उदासीन होता है। यौगिक पर आवेश स्थिर रहता है, +- का सेम आवेश चाहिए आपको। तो इधर आपका 3 है प्लस और माइनस का 2 है, दोनों को आपको सेम करना है, तो 3 और 2 का आप एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। आपको 3 को 6 बनाना, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो एल को आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। अब 2 को 6 बनाना तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, SO4 को आप करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो Al2SO4 का होल थ्राइस हो गया, Al2SO4 का होल थ्राइस। या फिर सीधे आपको उल्टा कर देना, जो भी Al पर आवेश है वो चला जाएगा SO4 पर, और SO4 पर है वो नीचे आ जाएगा Al के। तो इस टाइप से बनते हैं ये यौगिक। आपको आवेश है वो बैलेंस करना रहता है। और भी बताता हूं, पूरी लिस्ट बताता हूं। यहां पर ऐसे थोड़ी सवाल में मेंशन था कि इन पर ये आवेश होता, तो आपको पता होना चाहिए किस तत्व पर कौन सा आवेश होता है जब वो आयनित होता है। जैसे यहाँ पर बात करें, आयन आपके सोडियम आयन बन गया, तो उस पर +1 का आवेश है। पोटेशियम आयन पर भी +1 का है। कैल्शियम पर +2 का आवेश है। मैग्नीशियम पर, ये सभी धनायन की बात कर रहे हैं अपन, कैटायंस की बात करें। मैग्नीशियम, ये सेकेंड, देखिए आपको आवेश का पता चल रहा है उनकी संयोजकता से। तो ये प्रथम जो समूह है उसमें +1 है, दूसरे समूह का एलिमेंट है +2 है। इस प्रकार से आप 13वां समूह देखेंगे तो +3 देखने को मिलेगा। तो एल्यूमिनियम पर आवेश है +3 का। नेक्स्ट यहां पर बात करें, एल पर तो +3 है। आयरन पर 2 आवेश होते हैं, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है। +2 को आप फेरस कहते हो, +3 को आप फेरिक बोलते हो। +2 को आयरन 2, +3 को आयरन 3 आयन कहते हैं। कॉपर पर भी 2 आवेश होते हैं, Cu+ और Cu+2। Cu+ को आप कहते हो क्यूब+, और +2 को कहते हो क्यूप्रिक। जिंक पर Zn2 होता है प्लस में, और Ag पर सिल्वर पर केवल +2 होता है। Pb पर, सीसा पर, लेड पर +2 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर रेनायन की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, इन सभी पर -1 आयन होता है। NO3 नाइट्रेट आयन, ध्यान देना, नाइट्रेट आयन भी माइनस होता है। NO3 माइनस होता है, नाइट्रेट आयन -1 होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3 माइनस होता है, केवल -1 है। सल्फेट आयन आपने अभी देखा, SO4 2-, और सल्फाइट में भी -2 ही होता है, केवल अंतर है ऑक्सीजन का। सल्फाइट में SO3 2- है, सल्फेट में SO4 2- है। कार्बोनेट में CO3 2- है, फॉस्फेट में PO4 3- है। नाइट्राइड आयन में N3- है, ऑक्साइड में O2- है। ये सभी आयन आपके दिमाग में रहने चाहिए। अगला सवाल है, आयु के साथ पक्षमाभी पेशी के कमजोर होने के कारण कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? आपको पता है, आपके नेत्र में, ये नेत्र गोलक आपको बनाता हूं, तो नेत्र गोलक में सबसे आगे वाला हिस्सा क्या आपको पता है? उसे कहते हैं कॉर्निया, जो पारदर्शी चीज होती है जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। कॉर्निया में प्रकाश प्रवेश किया तो आगे आपको देखने को मिलेगा, जो ये है पुतली, पुतली के चारों तरफ आपका है परितारिका, आइरिस है। अब प्रकाश यहां पर, इस पुतली एक हॉल होता है, छेद होता है, उस छेद से अंदर प्रवेश करेगा तो यहां पर आपको आगे एक लेंस देखने को मिलेगा, जैसे आप नेत्र लेंस कहते हो। इस लेंस कनेक्ट रहता है यहां पर पक्षमाभी पेशियों से। ये लेंस पक्षमाभी पेशियों से जुड़ा हुआ है। पक्षमाभी पेशियां इस लेंस के आकार को
पतला या मोटा करती है। अब देखिए लेंस का आकार पतला हो गया ना, जैसे ये बिल्कुल पतला हो गया तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो ये कितना यहाँ पर लंबे तक जाएगा फोकस दूरी, ये इस प्रकार फैलेगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और यही लेंस यदि मोटा कर दूं मैं, आकार पक्षमाभिपेशी से आकार को मोटा कर दे तो फोकस दूरी कम हो गई कि नहीं होगी? मोटा करेंगे ये इतना छोटा ही गोला बन गया। देखिए लेंस का आकार मोटा और पतला कौन कर रही है? ये पक्षमाभिपेशियां कर रही है। अब मान लेते हैं उम्र के साथ में पक्षमाभिपेशियां कमजोर हो गई, नेत्र के साइज को कम ज्यादा नहीं कर पा रही है, अपने आंख में जो लेंस है ना ये पतला मोटा होता जाता, वस्तु की स्थिति के अनुसार कितनी दूर वस्तु है, ज्यादा दूर देखना है तो पतला हो जाएगा क्योंकि फोकस दूरी आपको बढ़ानी पड़ेगी, बहुत कम डिस्टेंस पर देखना है तो ये लेंस है इस प्रकार मोटा हो जाएगा। तो ये जो कमजोरी आ जाएगी, यदि पक्षमाभिपेशियां काम नहीं करेगी तो ये लेंस का आकार कैसे कंट्रोल होगा? तो उस केस में जो डिजीज हो जाती है उसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया, जहां पर लेंस की मोटाई कम या ज्यादा करने में असमर्थ हो जाती है पक्षमाभिपेशी और पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती। तो आपको कहां स्पष्ट दिखाई देगा प्रेस बायोपिया हो गया? नजदीक की वस्तु है, लेंस को मोटा करना है तभी वो आप फोकसित कर पाएंगे फोकस दूरी कम करके, नहीं हो पाएगा मोटा तो पास की वस्तु क्या दिखाई देगी आपको? धुंधली दिखाई देती है। और ये उम्र संबंधित दूरदृष्टिता होती है, यानी पास की वस्तु एक तरीके से नहीं होती शुरुआत में स्पष्ट। एक दोस्तों डिजीज होती है नेत्र की मोतियाबिंद है। यहाँ पर ये कंसेप्ट लेंस वगैरह का लग रहा है तो ये फिजिक्स का सवाल हो गया, बाकी बायो के कुछ टर्म्स यहाँ पर काम में आ रहे हैं। मोतियाबिंद क्या होता है? आंख का जो लेंस है ना वहां पर कुछ खुरदरेपन की वजह से धुंधलापन आ जाए, जिससे दृष्टि, देखिए आंख का लेंस आपका धुंधला हो गया, आपके मोबाइल फोन का लेंस है, पीछे जब आप साफ नहीं करेंगे धुंधला होगा तो फोटो कैसे आएगा? तो नेत्र में भी लेंस यदि धुंधला हो गया, आपने आंख को इतना मसल दिया कि वो अपने उसमें क्या आ गई, नेत्र का लेंस है वो खराब हो गया। मसलने के कारण भी हो सकता है, इसमें कुछ आपके धूल का कण चला गया हो तो उसका घर्षण कितना बढ़ जाएगा उस लेंस के साथ में, तो उसको खराब कर देगा, कॉर्निया को खराब कर देगा। लेंस हालांकि बहुत भीतर रहता है, पहले आपके कॉर्निया की अपारदर्शी क्या पारदर्शी जो लेयर रहती है वो देखने को मिलती है और वो काफी हद तक अपनी सुरक्षा कर देती है और बीच में कुछ लिक्विड भी आते हैं। मोतियाबिंद वह स्थिति है जब आंख के लेंस पर धुंधलापन आ जाए जिससे दृष्टि देखने में आपको सारी चीजें धुंधली सी दिखाई दे। उस केस में क्या करेंगे, लेंस को यहाँ पर शल्य क्रिया द्वारा हटाकर कृत्रिम लेंस लगाया जाता है, तो ये डिजीज हो जाती है जिसे मोतियाबिंद कहते हैं उम्र के साथ में। अब इस प्रकार आंख के कुछ और दोष भी हैं, जैसे आपके निकट दृष्टि दोष, आप इसे मायोपिया बोलते हो। नाम से यहाँ पर निकट दृष्टि का मतलब ये नहीं कि नजदीक में आपको दोष है, नजदीक की नहीं दिखाई दे रही, नजदीक की तो दिखाई दे रही है, निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि दूर बिंदु निकट आ गया है, दूर बिंदु अनंत होता है। दूर आप कहां पर देख सकते हो, दूर बिंदु आपका अनंत होता है, निकट बिंदु आपका जरूर 25 सेंटीमीटर पर होता है। 25 सेंटीमीटर के नजदीक की वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती। एक स्वस्थ नेत्र है उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, कम से कम 25 सेंटीमीटर हुआ तो आप स्पष्ट देख पाएंगे। लेकिन निकट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है दूर बिंदु निकट आ गया। दूर बिंदु निकट का मतलब ये हुआ कि आपकी फोकस दूरी हो गई कम। आप दूर की वस्तु कब देख पाएंगे? जब फोकस दूरी बहुत ज्यादा होगी, बहुत दूर तक आप फोकस कर पाएंगे। फोकस दूरी कम कैसे होगी? फोकस दूरी कम हुई तो आपका लेंस हो गया मोटा, लेंस नेत्र गोलक लंबा या लेंस अधिक मोटा हो गया। उस केस में आपको लगाना पड़ेगा अवतल लेंस है वो चश्मा आगे लगाएंगे, लेंस के आगे आप अवतल लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे, जो क्या करेगा आपका दूर बिंदु पास आ गया ना उसको वापस दूर भेजेगा। तो इस टाइप से प्रकाश की किरणों को ये फैलाने का काम करेगा। यहां से आ रही है प्रकाश की किरणें, आगे आपका नेत्र का लेंस है, तो यदि ये नहीं लगा होता और पीछे देखिए आपका प्रतिबिंब बनता क्या है? रेटिना पर बनता है, रेटिना पर आप देख पाते हो, उसके आगे आपका नेत्र का लेंस है। यदि ये नहीं है, ये आपने चश्मा नहीं लगाए तो क्या होगा, इनका फोकस है ना वो नजदीक हो जाता, तो प्रतिबिंब है वो पहले बन जाता। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब है वो पहले ही बन जाता है। ये आने वाली प्रकाश किरणें यहीं पर फोकसित हो रही है, आगे ही रेटिना के आगे ही फोकसित हो रही है। आपको रेटिना पर फोकसित कराना है तो थोड़ा ये मान लेते हैं दूर बिंदु निकट आ गया है, दूर बिंदु ये निकट से आपको प्रकाश किरणें, अब निकट को वापस दूर भेजना है तो इसके आगे आप लगाएंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाएगा, यहां पर डायरेक्टली इस प्रकार हिट नहीं करेगी, यहां बिल्कुल कॉर्नर पर जाएगी, हिट करेगी तो ये रेटिना पर फोकसित कर पाएगा, रेटिना पर फोकसित कर पाएगा। क्योंकि उनको दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, जिसे पीछे मिलाएंगे ये दूर बिंदु जो निकट की दिखाई दे रही थी तो आप निकट पर आसानी से देख पा रहे हो, निकट लेकर आ गए आप, जो दूर बिंदु है वो निकट आ गया और दूर पर थी वस्तु आपको नहीं दिखाई दे रही थी, तो आप कहेंगे दूर पर वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो उस वस्तु को मैं निकट लेकर आऊंगा तो दिखाई देगी, वस्तु वहीं पर, आप वस्तु को नहीं लेकर आ रहे हो, आपने चश्मा लगा दिया, जो दूर की वस्तु को आप
ऐसे लग रहा है, लेंस को कंफ्यूज कर रहा है, नेत्र के लेंस को, कि वस्तु ये अनंत पर नहीं, ये तो नजदीक आ गई है, ये वस्तु क्या आ गई है, नजदीक आ गई। तो इसको कंसेप्ट को अच्छे वे से आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। और जैसे यहाँ पर दूर दृष्टि दोष की बात करें ना, ये निकट दृष्टि का, दूर दृष्टि दोष में क्या होती है, दूर की तो स्पष्ट दिखाई देती, निकट की नहीं दिखाई देती। क्यों? दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु दूर चला गया है, यानी 25 सेंटीमीटर पर जो आपको वस्तु दिखाई देनी थी ना, वो आपको नहीं दिखाई दे रही है 25 पर, दूर रख रहे हैं तब वो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसका उपचार है उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस से आप उपचार कर पाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, निकट क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि लेंस हो चुका है पतला, फोकस दूरी उसकी हो चुकी है ज्यादा, फोकस दूरी ज्यादा हो गई है, तो नजदीक को फोकस नहीं कर पा रहा है। तो वो दूर पर वस्तु है तब देख पा रहे हो आप। तो आप क्या करेंगे, उस लेंस के आगे एक उत्तल लेंस लगा देंगे। नेत्र का लेंस भी उत्तल ही होता है। उत्तल के आगे आपने उत्तल लगा दिया तो पहले ये आपका रेटिना है, मान लेते यहां पर रेटिना है, पहले ये बिना इस चश्मा के लगाए आप जैसे ही प्रकाश किरण लेकर आ रहे थे, उसका फोकस हो रहा था दूर पर हो रहा था, क्योंकि ये निकट नहीं बना पा रहा, प्रतिबिंब निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, वो दूर रखे ना वस्तु तब दिखाई देती है। तो निकट बिंदु इनका दूर चला गया, तो इसके आगे मैंने क्या किया, एक लेंस लगा दिया उत्तल लेंस से। वो थोड़ा प्रकाश किरणों को यहां पर फोकसित कर रहा है, यहां पर लेकर आ रहा है, यहां पर लेकर आ रहा है। इस प्रकार वो नजदीक कर रहा है। वो क्या कर रहा है, नजदीक यहां पर रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहा है। तो उत्तल लेंस से आप उसे सही कर सकते हो। एक होता है दोस्तों एस्टिगमेटिज्म, कॉर्निया लेंस का वक्रण असमान होना। कॉर्निया का जो वक्रता है वो असमान हो गई, कहीं वस्तुएं धुंधली या विकृत दिखाई दे रही, तो बेलनाकार लेंस से आप सही कर सकते हो। प्रेस बायोपिया आपने अभी देखा है, जब पक्षमावी पेशी कमजोर हो जाती है, लेंस पतला और मोटा नहीं हो पाता है, तब आपको ये डिजीज हो जाती है प्रेस बायोपिया, पक्षमावी पेशी की कमजोर होने से। नेक्स्ट देखते हैं अपन, उदासीन लवण विलयन का पीएच लगभग कितना होता है? उदासीन लवण विलयन है, उदासीन है, उसकी पीएच 7 होगी। कितनी होगी? उदासीन की तो पीएच आपको पता है 7 ही होती है, तो 7 के बराबर होगी। 7 से कम अम्लीय है, 7 से अधिक क्षारीय है। ठीक है, 7 से अधिक। पीएच स्केल का उद्देश्य किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना। पीएच में पी का मतलब होता है पुस्सांस, पोटेंस, जो जर्मन शब्द से आया है, इसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच स्केल की रेंज 0 से 14 तक होती है, जिसमें 0 यानी सबसे अधिक अम्लीय और 14 यानी सबसे ज्यादा क्षारीय है। तो 7 उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय है। हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। H3O+ आयन की सांद्रता यानी अम्लीय ज्यादा है, ज्यादा अम्लीय यानी पीएच बिल्कुल 0 की तरफ है, कम है। OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है जब 7 से 14 की तरफ जाते हैं। और पीएच स्केल का कलर भी आप देख सकते हो, अम्लीय में कितना यहाँ पर रेड होता है, इधर बिल्कुल डार्क ब्लू हो गया है, और ये उदासीन का कलर है, कैसा होता है, बिल्कुल ग्रीन से। तो यहां से इस स्केल से आप ये भी देख सकते हो, जठर रस की पीएच होती है 1.2, नींबू के रस की 2.2, शुद्ध जल की 7, ब्लड की 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लगभग 14 है। अब एक और यौगिक बनाना है, इसमें भी +2 और -3 है, तो बैलेंस करना है आपको। +2 Mg+2 PO4 -3। ट्रिक तो यही है, 3 इसके नीचे लेके आ जाओ, 2 इसके नीचे लेके आ जाओ, यानी Mg3 और PO4 का होल ट्वाइस ये बनेगी। Mg3PO4 का होल ट्वाइस ये होना चाहिए। बाकी आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, आवेश आपको क्या करना है, बराबर करना। +2 को आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो इसका किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तब 6 हो जाएगा, एलसीएम लिया। इसका 2 से करेंगे तब 6 हो जाएगा, तो आपके -6 हो गया, ये +6 हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इसे कहते हैं दोस्तों मैग्नीशियम फॉस्फेट कहते हैं। फॉस्फेट का आपको बताया अभी आपने, PO4 यहाँ पर इन्होंने दे ही दिया, PO4 3- होता है फॉस्फेट की। ठीक है, जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? अम्ल और धातु ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए, 2 ऑक्साइड होती है, एक अधातु का ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड। अधातु का आगे क्या आ रहा है आपको पता, अ आ रहा मतलब अम्लीय होता है, अधातु ऑक्साइड होती है अम्लीय, और धातु ऑक्साइड इसके विपरीत है, धातु ऑक्साइड होती है क्षारीय। धातु ऑक्साइड कैसी होती है दोस्तों, क्षारीय होती है। अब उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे तो लवण और जल नहीं बनेगा क्या? तो इधर आप देख पा रहे हो अम्ल धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्षारीय है तो क्षार है एक तरीके से, धातु ऑक्साइड तो अम्ल अम्ल है। अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल ही तो बनेगा, और क्या बनेगा, लवण और जल का निर्माण होता है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछ लिया है। बाकी एनसीईआरटी के अम्ल क्षार लवण कक्षा 10th एनसीईआरटी के चैप्टर से दे रखा है, और आपको अच्छी वे से ये चीजें पता होगी। सामान्य अभिक्रिया है, धात्विक ऑक्साइड और अम्ल लवण और जल बनेगा।
धात्विक ऑक्साइड क्या है, क्षारीय होती है, अम्ल है, तो ये बन ही जाएगा। उदाहरण आप देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर धातु की ऑक्साइड है, क्षारीय है, अम्ल है, तो ये कॉपर क्लोराइड लवण बन गया और जल आपके समक्ष है। इस अभिक्रिया के दौरान विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा। ये नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड बनने के कारण है, नील हरित रंग हो गया, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार मिलेंगे, लवण और जल बन जाएगा। अम्ल है, क्षार है, लवण बन गया, जल बन गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर अम्ल और क्षार मिल तो रहे हैं, कैसे अम्ल मिल रहे हैं, कैसे क्षार मिल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग लवण कैसा होगा वो पता चलेगा। जैसे अम्ल आपका प्रबल है, दुर्बल क्षार है, प्रबल अम्ल है ना, तो लवण जो बनेगा ना वो अम्लीय बनेगा। दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, प्रबल एक तो प्रबल क्षार है तो लवण आपका क्षारीय बनेगा। यहां पर प्रबल कौन है, क्षार है, तो दोनों ही प्रबल है, अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल है, तो आपका उदासीन लवण बनेगा। दुर्बल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, दोनों ही दुर्बल है, तब भी आपका उदासीन लवण बनेगा। अब ऊपर आपने देखा अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब क्षार के साथ अधात्विक, अधात्विक कैसी होती है आपको पता, अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय है, इसकी अभिक्रिया आप क्षार से कराएंगे तब भी लवण और जल बनेगा, तब भी लवण और जल बनेगा। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति होती है, क्षार से अभिक्रिया करा रहे हो, लवण और जल बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दो चीज होती है, एक क्षारक होता है बेस, एक होता है आपके क्षार, केवल क्षार, क्षार यानी एल्कली आप बोलते हो उसे, ठीक है, ALKLI, एल्कली। इनमें क्या अंतर है क्षारक में और क्षार में, देखिए जितने भी क्षार है ना वो क्षारक हैं, जितने भी एल्कली है वो बेस है। तो आप कह सकते हो, और ये नहीं जरूरी है कि जितने भी क्षारक है वो क्षार होंगे, नहीं, क्षार जितने भी वो क्षारक हैं। यानी एल्कली क्या होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील हो, जो क्षारक, क्षार वे क्षारक हैं जो जल में घुलनशील हो और OH- आयन प्रदान करें। क्षारक वे सभी पदार्थ हैं जो OH- आयन प्रदान तो करते हैं, चाहे वे जल में घुले हो या न घुले हो, जो OH- आयन दे रहे हो वो सभी आपके क्षारक होंगे। और क्षार वो होंगे, एल्कली वो होंगे जो जल में घुलनशील होने चाहिए और OH- आयन देते हो। तो ये एल्कली और बेस में डिफरेंस है। यदि संतुलित बल लगाया जाए ना, तो किसी वस्तु पर लगने वाला न्यूल बल कितना होगा। आप संतुलित लगा रहे हो, दोनों साइड फोर्स लगा रहे हो, कोई वस्तु को खींच रहा है, एक इस साइड से 10 न्यूटन का बल लगाकर खींच रहा है, एक इस साइड से 10 न्यूटन का लगा रहा है, तो क्या वस्तु अपनी जगह से हिलेगी, नहीं हिलेगी। तो वहां पर परिणामी बल शून्य हो जाएगा, न्यूल बल, नेट फोर्स शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब बैलेंस में आप बल लगाते हो। तो ये नेट बल जीरो है। देखिए आप जड़त्व का नियम देखते हो, न्यूटन गति का पहला नियम जड़त्व का नियम, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। ये वस्तु स्थिर क्यों रह रही है, क्योंकि इस पर कोई बाह्य बल है ही नहीं, दोनों साइड से सेम फोर्स है, नेट फोर्स बाह्य बल जीरो हो गया ना, तो वस्तु अपनी स्थिर रहेगी। ये चीज होती है आपके जब संतुलित बल लगता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध की परिघटना कहलाती है। काफी बार आप देखते हो एक बड़ा सा हॉल हो जिसमें आप कुछ भी बोले, ध्वनि इधर उधर दीवारों से टकराकर गूंज बनी रहती है ना, उस रूम में, उस कमरे में गूंज आपकी बनी रहती है। आपने कहा हेलो 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 हेलो, इस टाइप से गूंज बनी रहेगी, तो वो होता है अनुरणन, रिवर्बरेशन होता है, जिसमें कोई बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तित हो रही है और काफी समय तक वहां पर बनी रहेगी, जब तक सुनाई देना बंद न हो जाए ना, वो टकराती हुई आपको सुनाई देगी, इको होता रहेगा। तो ये ध्वनि निर्बंध या अनुरणन कहलाता है। इस अनुरणन से बचने के लिए दीवारों पर अवशोषक ध्वनि को अवशोषित करना, परावर्तन ध्वनि का होगा, परावर्तन कम हो जाए तो वो अनुरणन कम होगा, तो इस टाइप से दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। तो अब एक टर्म आता है आपके प्रतिध्वनि का, इको का आता है। जैसे यहाँ पर एक दीवार है, आपने कुछ बोला और ध्वनि टकरा कर वापस आपके पास आ जाए और आपको सुनाई दे, वो इको होगा। काफी बार आप पहाड़ी इलाकों में जाते हो और पहाड़ों के बीच में आप कुछ बोलेंगे ना, ध्वनि टकरा कर आपको वापस सुनाई देगी कुछ देर बाद, तो इको की एक कंडीशन होगी है। क्या कंडीशन होती है कि ध्वनि किसी स्रोत से आकर, ध्वनि यहां से उत्पन्न हुई है, आकर किसी सतह से टकराई है और वापस आने में यदि 0.1 सेकंड का कम से कम समय लग जाए ना, तब इको है वो सुनाई देगा। अब आप बहुत नजदीक खड़े हो दीवार की, ध्वनि टकरा कर 0.1 सेकंड से पहले वापस आ रही, तो आपको इको नहीं सुनाई देगा। ऐसे तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह जहां से टकरा कर वापस आ रही है 17 मीटर होनी चाहिए, कम से कम डिस्टेंस होनी चाहिए। इससे ज्यादा में इको हो जाएगा, इससे कम हुई ना तो 0.1 सेकंड से भी कम समय लग जाएगा, तो इको सुनाई नहीं देगा। एक दोस्तों साउंड का टर्म आता है सोनिक बूम करके, ध्वनि बूम करके आता है। सोनिक बूम एक प्रकार की ध्वनि है और एक कह सकते हो शॉक तरंगों से जुड़ी हुई है।
इसका मतलब ये हुआ जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से तेज गति में हवा में यात्रा कर रही है, हवा में चल रही वस्तु जैसे एरोप्लेन मान लेते हैं, ध्वनि की स्पीड से भी तेज स्पीड से चलती है ना, तो उस केस में वो ध्वनि बूम में एक ऊर्जा रहेगी, एक तरंगे रहेगी, वो वायु में यात्रा करेगी तो एक तरंगे उत्पन्न करेगी और इन तरंगों में इतनी ज्यादा ऊर्जा होगी ये खिड़कियों के शीशों तक को तोड़ सकती है। तो जब भी किसी वस्तु की स्पीड ध्वनि से ज्यादा हो और वो वायु में ट्रेवल कर रही है तो वहां पर एक तरंगे उत्पन्न करेगी और वो तरंगों में इतनी ज्यादा ऊर्जा रहेगी क्योंकि ध्वनि की स्पीड से ज्यादा स्पीड से जा रही है चीज, तो उन तरंगों में ऊर्जा से आप शीशों तक टूट जाएंगे। तो ये है ध्वनि बूम, सोनिक बूम है। ये गोलियों में, जेट वायुयान, इन सभी में बहुत ज्यादा स्पीड होती है, ध्वनि से ज्यादा स्पीड होती है, उन्हें कहते हैं प्राध्वनिक चार वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसमें ध्वनि बूम देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टर्म आती है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन तब होता है जब ध्वनि तरंगे किसी ठोस या तरल की सतह से टकराकर वापस आती है, जो आपने ऊपर देखा। ध्वनि का एक क्वालिटी, टिम्बर का गुण आता है, गुणता जैसे आप कहते हो। तो ये टिम्ब्र या गुणता क्या होती है? ध्वनि की एक विशेषता है जिसके कारण समान प्रबलता यानी लाउडनेस, कितनी लाउड है, और समान तारत्व की ध्वनि के बीच अंतर करना संभव हो। देखिए, तारत्व समान, प्रबलता समान, उस केस में दो ध्वनि के बीच में आप अंतर कैसे कर पाएंगे? तो वो गुणता से कर पाएंगे, साउंड क्वालिटी के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। तो टिम्बर को साउंड क्वालिटी के रूप में परिभाषित किया गया। गुणता में एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, आपको समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनि के बीच अंतर करना है तो वहां पर एक गुण आता है, गुणता, टिम्बर। और गुणता में एकल आवृत्ति की ध्वनि होती है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं, नोट कहते हैं। तो टोन एकल आवृत्ति, बहुत ज्यादा आवृत्तियों का मिश्रण है तो वो टोन आपका नोट हो जाएगा। टोन से टोन नोट हो गया जब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ गई। और ये नोट होता है ना, स्वर, सुनने में सुखद होता है। एक होता है नॉइज, शोर, कर्णप्रिय नहीं होगा, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। और तरंग का वेग की बात करें, वेग बराबर वैसे दूरी बटा समय होता है, लेकिन यहां पर यदि आवर्ती के केस में वेग की बात करूं तो आवर्ती के केस में वेग आपका हो जाएगा, ये आपका है आवर्ती, म्यू। म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है, यानी ये आवर्ती बराबर वेग बटा तरंग दैर्ध्य। आवर्ती बराबर वेग बटा तरंग दैर्ध्य, या फिर आप कह सकते हो वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। एक दोस्तों रेंज होती है सर्वता की, आप कितनी हर्ट्ज ध्वनि को सुन सकते हो। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी है ना, उनकी साउंड आप सुन सकते हो, जिसे कहते हैं सर्वे ध्वनि। अवसर्वे ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि जैसे आप नहीं सुन सकते हो। जैसे यहाँ पर 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि है, अवसर्वे ध्वनि है, जिसे आप नहीं सुन सकते हो। ये ध्वनि कौन प्रोड्यूस करता है? राइनोसिरस जो गैंडा है, ये 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवसर्वे ध्वनि उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। वेल तथा हाथी अवसर्वे ध्वनि परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, बहुत कम फ्रीक्वेंसी की। भूकंप मुख्य प्रघातित तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवसर्वे ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवत जंतुओं को सावधान कर देते हैं। भूकंप से पहले जंतु इस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं तो वो सावधान हो जाते हैं। तो ये अवसर्वे है, 20 हर्ट्ज से कम है, वेल, हाथी, राइनोसिरस गैंडा, इनके द्वारा। प्रासर्वे यानी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ये भी अपन नहीं सुन सकते। डॉल्फिन प्रासर्वे ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। चमगादड़, पोरपोइज, ये जंतु प्राध्वनि या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। चूहे भी प्राध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। और नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर सबसे अधिक ध्वनि से उत्पन्न होती है। सबसे अधिक ध्वनि, अभी आपने सोनिक बूम देखा, प्राध्वनिक देखी है, ये वायुयान है, जेट विमान है, इनके उड़ान भरने से बहुत ज्यादा स्पीड तेज होती है ध्वनि की। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत परिपथ में ए मीटर को जोड़ने का सही तरीका क्या है। अ मीटर होता है ना विद्युत परिपथ में, वो जोड़ता है श्रेणी क्रम में। देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब ये हुआ कि समान मात्रा में उसमें करंट फ्लो होता है, आई समान मात्रा में फ्लो होता है। अब अमीटर का काम क्या है? धारा को मापना है। अब एक वायर है, इसके आपने समानांतर क्रम में जोड़ दिया इस अमीटर को, तो यहां से धारा बह रही है और यहां कहां मेजर करेगा अमीटर? अमीटर का काम है धारा को मेजर करना, तो जिस वायर के ही उसी क्रम में ही जुड़ेगा ना, वायर के क्रम में ही जुड़ेगा, तभी वो धारा को मेजर कर पाएगा। और ध्यान देना, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। यदि अमीटर का प्रतिरोध ज्यादा हो गया ना तो धारा यही खा जाएगा, आगे थोड़ी भेजेगा। तो प्रतिरोध बहुत कम होता है और इनके श्रेणी क्रम में होगा तो धारा को मेजर कर पाएगा। श्रेणी क्रम में समान धारा रहती, ध्यान देना। इसके उल्टा ये घटक के श्रृंखला में जोड़ता है, सीरीज में जोड़ता है। इसके उल्टा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर है, वोल्टता देखता है दो सिरों के बीच में। ये वायर है, एक ये वायर है, इनके बीच की वोल्टता देखनी है ना,
तो यहाँ पर आप वोल्ट मीटर देखेंगे समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ देखेंगे। किसके? समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में दो सिरों के बीच में यहाँ पर विभव का अंतर आप देख पाएंगे, विभवांतर मेजर कर पाएंगे। इसका प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध होता है वोल्ट मीटर का। तो ये टर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, ताप बढ़ने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था सर्वाधिक विस्तार दर्शाती है? ताप बढ़ने पर ठोस, द्रव, गैस, सबसे अधिक विस्तार होगा दोस्तों गैस का। ताप बढ़ रहा है तो गैस के कण है ना, देखिए ठोस के कण नजदीक होते हैं, द्रव के थोड़े बहुत दूर होते, गैस के कण है बहुत ज्यादा यहाँ पर गति करते, मोशन करते, टकराते। तापमान बढ़ गया तो उनका मूवमेंट आप देखेंगे बहुत ज्यादा गति करेंगे और वो फैल जाएंगे। तो सर्वाधिक विस्तार होगा वो गैस में होगा। प्लाज्मा क्या होती है इसके बारे में बता देता हूँ। बाकी आप गैसों के अणु बहुत अधिक गति करते हैं, आपस में अधिक दूरी तक चले जाते हैं। यदि तापमान बढ़ा दिया गति बढ़ जाएगी और विस्तार उनका हो जाएगा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है जो ठोस, द्रव और गैस से अलग होती है। ये उच्च तापमान पर उत्पन्न होती है। प्लाज्मा कब उत्पन्न होगी? जब बहुत ज्यादा तापमान हो गया, गैस के अणु इतने ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि वे आयनित हो जाते हैं। गैस के अणु आयनित हो गए तो वहां पर एक अवस्था बनेगी प्लाज्मा। इसका मतलब है कि गैस के अणु टूटकर धनात्मक आयन और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं। जैसे आपको देखने को मिलता है सूरज और अन्य तारे हैं, वो प्लाज्मा के उदाहरण हैं। आयनित गैसें हैं जैसे आप देखते हो फ्लोरोसेंट लाइट्स वगैरह। प्लाज्मा का इस्तेमाल कई उच्च टेक्नोलॉजी, जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर वेल्डिंग में भी प्लाज्मा होती है। जो वेल्डिंग में आपको देखने को मिलती है, जो प्रकाश देखने को मिलता है, वो भी एक तरीके से प्लाज्मा है। यदि किसी वस्तु को विरामावस्था से गिराया जाए तो 15 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा? देखिए आप विरामावस्था में गिरा रहे हैं तो u बराबर उसका शून्य है। प्रारंभिक वेग शून्य क्यों है? शुरुआत की अवस्था विराम है, आप रुके हुए हो। और v बराबर u प्लस 80, ये कहता है आपका न्यूटन गति का पहला समीकरण। ध्यान देना यहाँ पर a के स्थान पर आपको गुरुत्वीय त्वरण लेना, g लेना है। तो v बराबर आपका फाइंड आउट क्या करना है, उसका वेग कितना होगा 15 सेकंड बाद। v फाइंड आउट करना है, u उसका 0 है। अब जी ध्यान देना है, यदि किसी वस्तु को विरामावस्था से गिराया जाए तो नीचे की डायरेक्शन में आप गिरा रहे हो, पॉजिटिव जी लेना है। जी कितना लेंगे आप? जी लेंगे 9.8 और कितना समय? 15 सेकंड है। बिल्कुल सेकंड भी ऐसा यूनिट है, तो इसका 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 147 मीटर पर सेकंड। 9.8 का 15 से गुणा करना है और 147 मीटर पर सेकंड आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित प्रकार से व्याख्या करता है कि तेज पवन वाले दिन में कपड़े तेजी से क्यों सूखते हैं? हवा तेज है तो जल वाष्प ज्यादा यहां पर हट पाएगी। पवन कपड़ों के आसपास से जल वाष्प को हटाती है। हवा जल वाष्प के रूप में जो पानी कपड़ों के अंदर अवशोषित है ना, उनको उड़ा देगी, हटा देगी, वही सूखने का कारण है। पवन कपड़ों के आसपास की नमी को बढ़ाएगी थोड़ी, नमी यानी पानी बढ़ाएगी थोड़ी। पवन जल के अणु के ताप को कम करती है, ताप कम करने पर तो उड़ेंगे थोड़ी, ताप ज्यादा होगा तभी जल उड़ता है। पवन कपड़ों के पृष्ठ क्षेत्र को कम कर देती है, पृष्ठ क्षेत्र पर ज्यादा होगा तभी आसानी से उनका जल वाष्प उड़ पाएगा। ये सभी उल्टे ही दे रखे हैं। मधुमक्खी के डंक से दर्द और जलन क्यों होता है? मधुमक्खी के डंक में क्या होता है आपको पता है? मेथेनोइक एसिड, जिसे आप फॉर्मिक एसिड बोलते हो, ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड ये जलन करता है, खुजली पैदा करता है। तो मधुमक्खी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल और वो इंजेक्ट हो जाता है अपने, और वहां पर दर्द होता है। अब अम्ल है ना, इसके प्रभाव को आपका दर्द हो रहा है, खुजली आ रही है, खाज आ रही है, उसको कम करना है तो अम्ल को उदासीन करने के लिए उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? आप कहेंगे क्षार मिलाना पड़ेगा। तो उस पर आप बेकिंग सोडा का लेपन करेंगे, तब वो ठंडक महसूस आपको हो जाएगी। तो बेकिंग सोडा और कैलामाइन लोशन का उपयोग करके मधुमक्खी के डंक के दर्द को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्षारीय है, अम्ल को उदासीन कर देंगे। बेकिंग सोडा हो गया। कैलामाइन लोशन में क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या होता है आपको पता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। और कैलामाइन लोशन, ध्यान देना एग्जाम में पूछा जाता है, कैलामाइन लोशन भी क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जिंक ऑक्साइड। कैलामाइन लोशन में क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। यदि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से कम है तो इसका अर्थ क्या हुआ? अपवर्तनांक 1 से कम है तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश उस माध्यम में निर्वात की तुलना में अधिक तेजी से यात्रा करता है। इसको ऐसे समझिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला मैं कह सकता हूं वो होता है C/V। अब C यानी प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। V यानी जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकाल रहे हैं ना, उस माध्यम में, ये आपका माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी। ये बोल रहा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से कम है। 1 से कम कब आएगा? जब ऊपर अंश है ना वो हर से छोटा हो, यानी अंश छोटा हो। आप कह सकते हो अंश में तो निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो 1 से कम अपवर्तनांक तभी आएगा जब निर्वात में प्रकाश की चाल है ना उससे ज्यादा माध्यम में प्रकाश की चाल हो। आपको पता निर्वात में प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक होती है। तो क्या किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात से अधिक हो सकती है?
ये आपके सैद्धांतिक रूप से नहीं है। मानने को ये कह रहा सवाल, एक से कम अपवर्तनांक है, इसका मतलब उस माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश से भी ज्यादा है, सॉरी निर्वात से भी ज्यादा है, यानी प्रकाश उस माध्यम में निर्वात की तुलना में अधिक तेजी से यात्रा करता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे समझ सकते हो। अपवर्तनांक का मतलब ये हो गया, ये देखना है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मतलब है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश उस माध्यम में कितनी धीमी या कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दो टाइप के अपवर्तनांक होते हैं, एक निरपेक्ष होता है, एक सापेक्ष होता है। निरपेक्ष होता है निर्वात के सापेक्ष, अमूमन निर्वात यानी वायु के सापेक्ष भी इसे ले सकते हैं। प्रकाश की चाल जो निर्वात में है उसे c से डिनोट करते हैं और माध्यम में v से करते हैं। तो अपवर्तनांक किसी माध्यम m मीडियम का क्या हो जाएगा, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग c/v है, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग नीचे है। तो एक से कम वैल्यू ये कब आएगी, जब c कम हो, जैसे c यहाँ पर 6 हो और v आपका 7 हो गया, तब वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी कि नहीं आएगी, एक से कम है कि नहीं है। अब c हमेशा ज्यादा ही होता है, तो ये अपवर्तनांक लगभग निरपेक्ष आपको एक से ज्यादा ही देखने को मिलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल है सबसे तेज होती है, सबसे तेज निर्वात में ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब c/v किया गया ना, उस केस में c ज्यादा थी तो एक से ज्यादा उत्तर आया है। तो 1.33 है, तो आप निर्वात में प्रकाश की चाल है ना, वो उस माध्यम में प्रकाश की चाल से 1.33 गुना ज्यादा है, या फिर उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात से 1.33 गुना कम है। और ये अपवर्तनांक आप देख सकते हो, वायु का अपवर्तनांक लगभग निर्वात के इक्वल सा है, 1 के आसपास है। बाकी अपवर्तनांक धीरे धीरे बढ़ रहा है। बर्फ का 1.31 है, जल का बर्फ से भी ज्यादा है, एल्कोहल का 1.36 है, केरोसिन का 1.44। तो यहाँ पर ये क्राउन कांच का ध्यान देना 1.52 है, हीरे का 2.42 अपवर्तनांक है। ये सभी का इंपॉर्टेंट है, अपवर्तनांक किसका कितना है। सापेक्ष अपवर्तनांक दो माध्यम के बीच तुलना करें। निरपेक्ष में तो एक माध्यम आपका निर्वात था, एक आपका वायु या निर्वात था। सापेक्ष में दो माध्यम की यदि बात करेंगे तब अपवर्तनांक निकालना हो, जैसे यहाँ पर सापेक्ष अपवर्तनांक में कुछ ऐसे n21 काम में ले रहे हैं, जैसे n21 लिया यानी माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, n21 यानी माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक n21। तो n21 है, तो ये माध्यम एक के सापेक्ष दो का है ना, तो प्रकाश की चाल माध्यम दो में आप नीचे लेंगे और माध्यम एक में आप ऊपर लेंगे, क्योंकि एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक है, तो प्रकाश की चाल दो की आप नीचे लेंगे तो v1/v2 हो जाएगा। लेकिन जब इस अपवर्तनांक के रेफरेंस में, जैसे n21 है, माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, तो दो का अपवर्तनांक अलग है, एक का अपवर्तनांक अलग है, तो अपवर्तनांक का रेशियो क्या होगा, n21 में अपवर्तनांक होगा n2/n1, प्रकाश का वेग होगा v1/v2 होगा। ये चीज फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। स्नेल का नियम यही कहता है अपवर्तनांक निकालना हो n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2। तो यहाँ पर sin i और sin r का रेशियो है ना, वो n2/n1 है, यानी माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक है। या फिर आप कह सकते हो sin i/sin r बराबर क्या है, ये आपका v1/v2 है, v1/v2 है, या फिर n2/n1 है। तो यहां से भी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जड़त्व किसी वस्तु के किस गुणधर्म पर निर्भर करता है। जड़त्व करता है उसके द्रव्यमान पर। किस पर करता है, मास पर करता है। जड़त्व एक भौतिकी सिद्धांत है जो बताता है कि किसी वस्तु की गति या स्थिति में परिवर्तन के लिए एक बाहरी बल की आवश्यकता होती है। तो जड़त्व है, ये कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तब उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा। स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगा, गतिशील है तो वो गतिशील मोशन में ही रहेगा। बाहरी बल लगा दिया तो गति को आप रोक सकते हो। ये जड़त्व कहता है अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है कोई वस्तु। और यहां पर ये द्रव्यमान की माप होती है। जड़त्व वह माप, द्रव्यमान वह माप है जो किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को बताता है। कितना पदार्थ है, जितना अधिक पदार्थ की मात्रा होगी वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा। कोई भारी वस्तु है, उसको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन करना मुश्किल होता है, तो उसका जड़त्व ज्यादा है, उसका मतलब ये द्रव्यमान से ही आपको पता चलता है। तो इस टाइप से आपने देखे, ये टोटल 31 सवाल आपके अभी लेटेस्ट पूछे गए 22 अप्रैल 2025 को जो एग्जाम हुआ है आरआरबी जेई का। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और जितनी भी इंपोर्टेंट ई बुक हमारी है टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप और वेबसाइट पर मिल जाएगी, चाहे आपके साइंस के सारे क्वेश्चन जो 2024 में पूछे रेलवे ने एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज है। और बाकी आप टेक्स्ट बुक पास प्रो यदि 30 अप्रैल से पहले वीडियो देख रहे हैं तो टीडीजे के कूपन कोड से फायदा उठा लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।